प्रज्वल ने विजयनगर से ले भी लिया, विजयनगर कलेक्शन सेंटर से, है ना। अवनी आप भी विजयनगर सेंटर से ले सकती हो। ओके चलो, गुड, ओके बेटा, ठीक है। अब अपन बात करें यहाँ पर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है ना। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया, without an external force an object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in uniform straight line motion। ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन में रहेगा, जो मोशन में है वो यूनिफॉर्म, है ना। यही था अपने, यही थे दो अपने रीजन। अब अपन इन्हीं दोनों के बेसिस पे बात, अब मान लीजिए फोर्स को हटाकर मैं टॉर्क कर, इफ टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इज एब्सेंट, एक्सटर्नल टॉर्क इज एब्सेंट, तो क्या होगा। In the absence of external torque, an object at rest will remain at rest. An object in rotational motion will remain in uniform rotational motion. लिख लो first law. In the absence of external torque, in the absence of external torque, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। In the absence of external torque, an object at rest, an object at rest will remain at rest. And an object in motion and an object in rotational motion will remain in uniform straight, uniform and rotational motion, uniform rotational motion। ठीक है बेटा, क्या चीज क्लियर। Object at rest will remain at rest and object in rotational motion will remain in uniform rotational motion। किसकी एब्सेंस में, एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंस में। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क an object at rest will remain at rest and an object in uniform rotational motion, yes, this is first law, and an object in rotational motion will remain in यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, ये फर्स्ट लॉ था। अब सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू एम ए या F इज इक्वल टू dP अपॉन dt, याद है। तो उसी तरह से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, dL अपॉन dt। लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, rate of change of angular momentum is equal to the external torque, is equal to the external torque, external torque के बराबर। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा, ये समझ में आया। ओके, अब यहां से अपन आगे की कहानी देखते हैं। मान लीजिए इफ टाउ 0 है, दैट मींस dl upon dt 0 है, therefore L is constant, और यही बन गया अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही बन गया। तो लिखो लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम if external torque is absent, if external torque is absent, then angular momentum of a system, then angular momentum of a system remains conserved. Angular momentum of a system remains conserved. क्या ये चीज क्लियर? तो किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? हमेशा उस स्थिति में कंजर्व। डन इट। तो ये यहां से अब देखो, अब इस पर बेस्ड रियल लाइफ चीजें दिखाता हूं, फिर उसके बाद अपन न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। बहुत आसान, बहुत अच्छा सा, यदि समझ में आया, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बस समझ में आए। चलो ओके, ठीक है ना। तो अब तुम लोगों में से मोटरसाइकिल कितने लोग चला? मोटरसाइकिल, स्कूटर भी नहीं कह रहा, मोटरसाइकिल। 1 2, चलो 2 3 4, अरे वाह, वेरी गुड, बहुत आती है। चलो, इतने बच्चों को मोटरसाइकिल आती है, ठीक है ना। एक ही बार चलाई, कोई बात नहीं, एक बार चलाई तो है ना, तो एक बार चला। अब मोटरसाइकिल चलाना जिसको आती है उसने तो महसूस किया होगा, और जिसने मोटरसाइकिल नहीं चलाई वो दूसरों को देखता होगा। आप ध्यान से अभी तक नहीं देखा तो अब आगे देख लेना, और नहीं तो खुद चला के देख लेना। मोटरसाइकिल को कभी थोड़ा सा तेज स्पीड में स्पीड ब्रेकर पर उछालना, मोटरसाइकिल को कभी थोड़ा सा तेज स्पीड में स्पीड ब्रेकर पर उछालना या उछलते हुए देखना, तो ऐसा मोटरसाइकिल होती है। ठीक है ना। अब जब ये मोटरसाइकिल, हाँ, जब ये मोटरसाइकिल तेज स्पीड में यहाँ से आती है तो बेटा ये ऐसी आती है, और आगे जाकर ये स्पीड ब्रेकर को पार करके फिर जब ये गिरती है तो ये इसी तरह से गिरती है। ये इसी तरह से गिरती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कहलाया कि पिछला पहिया लास्ट में कांटेक्ट छोड़ता है। ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है। पिछला पहिया कब कांटेक्ट छोड़ता है? पहले छोड़ता है या बाद में छोड़ता है? दोनों पहियों की तुलना में अगला और पिछले में पिछला बाद में कांटेक्ट छोड़ता है। जमीन का जब वो कांटेक्ट छोड़ता है तब अगला पहिया हवा में होता है ऑलरेडी, और जब वो गिरती है मोटरसाइकिल वापस जमीन पर, तो ये पिछला पहिया ही पहले गिरता है। अब यही चीज तुम इंडियन मूवीज में भी देख लेना, कार के केस में, ठीक है ना। कार के केस में देख लेना, कार के केस में भी क्या होता है, वो पिछले पहिया से गिरता है, पिछले पहिया से गिरता है, लेकिन 90% जो कार रेस दिखाते हैं, कार में जब दिखाते हैं उसमें कार जो है आगे की तरफ से घूम जाती है। ना क्वेश्चन उठता है कि मोटरसाइकिल में हमेशा पिछला गिरता है, और कार रेस में ज्यादातर मूवीज में वो दिखाते हैं कि अगले पहिए के दम पे गिरी। ऐसा क्यों? अगले पहिए के दम पे क्यों गिरती कार, और मोटरसाइकिल पिछले पहिए के दम पे क्यों गिरती है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। कार का पूरा इंजन आगे होता है ज्यादातर, ज्यादातर केस। तो अब यदि अपन देखें कि कार यदि यहाँ पर हवा में है,
कार यदि यहाँ पर हवा में है तो ये हिस्सा इसका पूरा भरा हुआ है, ये हिस्सा लोहे से भरा हुआ है, ये हिस्सा पूरा लोहे से भरा हुआ है, इंजन यहीं पर है। तो अब क्या हुआ, इसका वजन यहाँ पे, तो ये सेंटर के अबाउट mg, यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ का m कम होगा, तो सेंटर का अबाउट कैसा टॉर्क मिल गया इसको, क्लॉकवाइज टॉर्क मिल गया, क्लॉकवाइज टॉर्क मिल गया, क्लॉकवाइज टॉर्क मिल गया। तो क्या हुआ, ये कार यहाँ पर हवा में घूमती जाती है और घूमते घूमते जब वापस जमीन पर आती है तब इसकी स्थिति कुछ इस तरह से हो जाती है कि नहीं? ये आपने सभी ने देखा है, फील किया है, महसूस किया है, ठीक है। तो अब क्लियर दिख गया अपन को कि मोटरसाइकिल के केस में मोटरसाइकिल पिछले पहिए से चलती है, पिछले पहिए से ही गिरती है, और कार के केस में कार पिछले पहिए से उछलती है लेकिन गिरती किससे है, अगले पहिए से। ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क है किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, किसके अबाउट, कार के ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट, नॉट जस्ट सेंटर ऑफ मास, कार के ज्योमेट्रिकल सेंटर के, ज्योमेट्री के हिसाब से जो सेंटर है उसके अबाउट। तो उस ज्योमेट्री के सेंटर के अबाउट एक टॉर्क आपको मिल गया एक्सटर्नल वेट की वजह से, और इसलिए वो कार घूम गई, इसलिए वो कार घूम गई, ठीक है ना? क्या ये चीज क्लियर है, ये समझ में आया बेटा? हाँ। अब यही चीज देखो, अब अपन लोग इसी चीज को कैसे देखते हैं, आप ध्यान से देखो, कभी जंगल में जब लायन टाइगर किसी प्रे के लिए दौड़ रहा होता है, शिकार के लिए दौड़ रहा होता है, टाइगर जब टाइगर शिकार के लिए दौड़ता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने दोनों हाथ पांव से, उसके लिए बस तो चारों पांव ही कहलाते हैं ना, फ्रंट लेग्स और रियर लेग्स, तो मैं अपने दोनों हाथों को उसके फ्रंट लेग्स मान रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है ना? और ओके, नाउ यहाँ पर वो फ्रंट लेग्स उसके, तो वो फ्रंट लेग से यूं यूं जंप करता है बहुत तेजी से, है ना? फ्रंट लेग से वो झलक देता है अपनी बॉडी को जिससे उछलती है, और रियर लेग से अपनी बॉडी को वो उछालता है कि नहीं? तो इस तरह से वो दौड़ता है। अब यदि ध्यान से देखो, इस तरह से पूरी बॉडी है, स्ट्रेच्ड बॉडी है, यदि इस तरह से पूरी बॉडी स्ट्रेच्ड बॉडी है, ठीक है ना? अब ये स्ट्रेच्ड बॉडी में जब वो यहाँ से झटका लेगा तो ये वाली बोन, जो लेग बोन है वो पीछे की तरफ है, लेग बोन कहाँ है बेटा, पीछे की तरफ है, ठीक है ना? तो यहां से अपन को टॉर्क मिलेगा, क्योंकि जब झटका लगेगा तो कैसा, वो झटका कैसा ऐसा उछलता है, तो पीछे की तरफ से लेग बोन का एक फोर्स आता है, और वो फोर्स यदि मैं देखूं तो मेरे नेवल के पास से, नाभि के पास से, मेरे नेवल के पास से एक एक्सिस आ रही है, जिस एक्सिस के अबाउट मैं यहाँ पर गोल घूमूंगा, ये इस एक्सिस के अबाउट, मैं थोड़ा सा एक्सिस को ऊपर बना देता हूँ कैमरे की लिमिटेशन की वजह से, ठीक है ना? तो ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट अब आप देखो जरा ध्यान से, है ना? तो इस एक्सिस के अबाउट यदि अपन ध्यान से देखें तो क्या हुआ, एक टॉर्क हमको मिल रहा है, ठीक है? क्यों, क्योंकि एक्सिस आगे है और लिफ्ट का फोर्स कहाँ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। तो जब हम जंप करेंगे, टाइगर जंप करेगा जब इस तरह से, तो यहाँ पर एक फोर्स उसको पीछे की तरफ मिलेगा, ठीक है ना? और आगे का लास्ट लीप, जब वो लास्ट लीप लेता है शिकार को पकड़ने के लिए, तब क्या होता है लास्ट लीप लेते समय, अब ध्यान से देखो, वो उछलता तो पिछले पांव से है लास्ट में, सबसे लास्ट में जो उसके कांटेक्ट छोड़ते हैं, डिस्कवरी चैनल पे आप कभी भी देख लेना, लास्ट में वो अपने पांव का कांटेक्ट बाद में छोड़ता, पीछे का रियर लेग का कांटेक्ट, और जब शिकार पे गिरता है तो अगले पंजे को दम पे गिरता है। मतलब उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, कार की तरह हो जाता है बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाता है बेटा, वहां पर कार की तरह हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि वो
गिरता तो किसके बेसिस पे है? अगले पांव के बेसिस पे, फ्रंट लेग्स के बेसिस पे। जबकि उछला किसके दम पे था? उछला किसके दम पे था? पिछले पांव के दम पे उछला था। तो इसका मतलब उसकी बॉडी बीच में हवा में गोल घूम गई। इसका मतलब उसकी बॉडी बीच में हवा में गोल घूम गई। ठीक है ना? क्यों घूम गई? क्योंकि उसके पास एक एक्सटर्नल टॉर्क था। अब यही सारे जो कैनाइन फैमिली के एनिमल्स हैं, चाहे लायन का है, टाइगर का है, या लियोपार्ड का है, कैट का है, कैट भी, तो ये सारे एनिमल्स इसी कैटेगरी के आते हैं, इसी कैटेगरी में, और इसी तरह से वो अपने प्रे को, शिकार को कैच करते हैं। तो वो लास्ट लीप जो भी लेते हैं वो सबसे लंबा लीप होता है उनका, और उस लीप में वो अपने पाँव को उछालते हैं, और जब वो हवा में होते हैं तो वो हवा में क्या काम करते हैं? अब वो लास्ट लीप में एक और काम करते हैं हवा में। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इंसान ने इससे बहुत अच्छी चीज सीखी है। टाइगर वगैरह तो नेचर ने उनको दी थी एबिलिटी, टाइगर को किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन इंसान ने टाइगर को देख के सीखा है ये चीज। ठीक है ना? कि जब टाइगर लास्ट लीप लेता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, तो वो पांव से उछलने के बाद, उछलते समय तक आप देखो उसके हाथ बिल्कुल फार अवे होते हैं। उछलते समय तक उसके हाथ कैसे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल फार अवे, और वो ऐसा उछलता है तो उसकी बॉडी स्ट्रेच है। अब आप ध्यान से देखो, एक्सिस कहाँ है? एक्सिस यहाँ पर है, नाभि के पास से पास हो रही है मेरे। ठीक है ना? और ये हाथ मैंने दूर कर दिया, तो क्या किया? इस हाथ का मास मैंने एक्सिस से दूर पहुंचा दिया। इस हाथ का मास, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, मास और उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास और उसकी पोजीशन पर। ठीक है ना? तो अब क्या है? अब ये हमने यदि हाथ हम पास में रखेंगे, हाथ यदि हम पास में रखेंगे, तो इसका मतलब मास कहाँ है? एक्सिस के पास में हो गया। लेकिन यदि हमने हाथ को ऐसा स्ट्रेच कर दिया, तो कहा क्या हो गया? मास जो है दूर चला गया एक्सिस से। मास कहाँ चला गया? एक्सिस से दूर चला गया। और मास दूर चला गया तो क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया या घट गया? बताओ भाई। मास दूर चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। बिल्कुल सही। मास दूर चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है ना? अब मास के दूर जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया, और आपने इस स्थिति में टॉर्क लिया, पीछे से जंप करके टॉर्क लिया आपने। अब ये टॉर्क मिल गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इससे अल्फा मिला, एंगुलर एक्सेलरेशन, और इस एंगुलर एक्सेलरेशन से कुछ ओमेगा मिल गया। मिल गया, कहानी कंप्लीट। कहानी कंप्लीट। ओमेगा मिल गया, रोटेशन मिल गया। हेलो सभी लोग, रोटेशन मिल गया कहानी में। हाँ जी, ठीक है ना? क्या चीज क्लियर है? तो अब अपन यदि यहां पर देखें, जब हमें यहाँ पर रोटेशन मिल गया है, अब उसके बाद टाइगर हवा में क्या करता है? डिस्कवरी चैनल पे ध्यान से देखना तुम लोग। जैसे ही वो हवा में पहुंचता है, वो अपने आगे के पांव बॉडी से टच कर लेता है, और इसी तरह से पिछले पांव भी अपनी बॉडी से टच कर लेता है। इसी तरह से पीछे के पांव भी अपनी बॉडी से वो ज्वाइन कर लेता है। क्या ये चीज क्लियर? ठीक है ना? इसी तरह से पिछले पांव भी अपनी बॉडी से ज्वाइन कर लेता है। सो नाउ पॉइंट इज, फर्दर पॉइंट इज कि भाई ठीक है, आपने हाथ खींच लिए, पास कर लिए, आपने पांव खींच के पास कर लिए, अंतर क्या हुआ? इससे क्या अंतर आ गया? बताओ भाई, क्या चीज में अंतर आ जाएगा? क्या चेंज हो जाएगा हाथ पास में लाने से? बिल्कुल सही है। नहीं, सरफेस एरिया का काम नहीं है राजा बेटा। नहीं, एंगुलर मोमेंटम की तो मैं बताऊंगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ ना, आर कम हो गया एम आर स्क्वायर का, एम तो उतना ही है, हमारा मास तो उतना ही है, डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम हो जाने से क्या हुआ, मास पास में आ गया, मास पास में आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, आई डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एल कांस्टेंट, अब जब वो हवा में है टाइगर, जब टाइगर हवा में है तो कोई टॉर्क मिल रहा है क्या उसे, कार में तो आपको टॉर्क मिल रहा था सेंटर ऑफ मास की वजह से, लेकिन टाइगर को कोई टॉर्क नहीं मिल रहा हवा में, फिर टाइगर कैसे घूमता है, फिर टाइगर कैसे घूमता है, क्योंकि टाइगर के केस में I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, आपने कहा कि सर आई डिक्रीज कर लेता है हवा में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर लेता है, ठीक है ना। बेटा सेंटर ऑफ मास सबका होता है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका सेंटर ऑफ मास नहीं होता, टाइगर का भी होता है ना सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर ऑफ मास पे वेट लगता है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, इसलिए अपन उसके सेंटर ऑफ मास से टॉर्क नहीं निकाल पाते। तो पॉइंट इज कि I2 डिक्रीज हुआ, अभी इस तरह से उसने हाथ श्रिंक कर लिए तो क्या हुआ, I2 डिक्रीज हो गया, I2 डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही संजीव ने, ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, ओमेगा इंक्रीज हो गया, मतलब अब वो टाइगर इजीली ऐसी स्थिति में गोल घूम जाएगा, तो बीच हवा में वो अपना एंगल तेजी से चेंज कर लेता है, जितना एंगल उसे चाहिए उस हिसाब से वो अपने शरीर को एडजस्ट कर लेता है, ज्यादा तेज घूमना ज्यादा पास कर लेगा, थोड़ा कम घूमना थोड़ा कम पास करेगा, ठीक है ना। तो इसके पास चॉइस हो जाती है ओमेगा बढ़ाने और घटाने की, ओमेगा बढ़ाने और घटाने की चॉइस हो जाती है। अब मैंने आपसे कहा था कि इंसान ने से बहुत अच्छी चीज सीखी, आपको पता है ओलंपिक में एक गेम होता है डाइविंग, जिसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो डाइव करते हैं किसी हाइट से पानी में, और वो जब डाइव करते हैं तो बीच हवा में वो गोल घूमते हैं, उस गोल घूमने की प्रोसेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उस गोल घूमने की प्रोसेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, समरसॉल्ट, उसको क्या कहते हैं, समरसॉल्ट, ठीक है ना। वो जो हवा में बीच में गोते लगाना है जिसको अपन कहते हैं, है ना, वो समरसॉल्ट कहलाता है। तो अब पॉइंट इज कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल किस बात पर मिलता है, क्योंकि हाइट तो सबको मिलती है सेम, सभी स्पोर्ट्स पर्सन उतनी हाइट से कूदते हैं, तो उनको गोल्ड मेडल इस बात पर मिलता है कि जिसने ज्यादा गोल चक्कर लगाए, जो ज्यादा गोल चक्कर लगाता है उसके उसको ज्यादा मिलते हैं, किसने कितने ज्यादा गोल चक्कर। तो अब वो गोल चक्कर लगाने के लिए वो क्या करते हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन स्विमर्स को डाइवर्स को चेक करो, देखो जरा ध्यान से, डाइवर्स भी यही टाइगर वाली टेक्निक अडॉप्ट करते हैं, वो भी क्या करते हैं कि जब वो उछलते हैं डाइविंग पैड पे, डाइविंग पैड ऐसा पैड होता है जो यहाँ पे तो जुड़ा होता है और यहाँ पे हवा में झूल रहा होता है, मजबूत होता है, और वो इलास्टिक पैड पे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वो इस पैड को दबाते हैं, एज ए मैटर ऑफ रिएक्शन उनको एक फोर्स ऊपर की तरफ मिलता है, तो वो एक बार उछलते हैं, दो बार उछलते हैं, और तीसरी बार में फिर वो कूद जाते हैं, जिसमें ज्यादा दम हो सकती है, हो सकता है 4 बार भी उछल जाए, क्योंकि उछलने के लिए कोई परमिशन नहीं होती है, उछल रहे हैं आप जितनी बार उछलो, ठीक है ना, क्लियर। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना बॉडी को लिया और पहली बार जंप किया, सीधा स्ट्रेट बॉडी, पहली बार में सीधा स्ट्रेट, दूसरी बार में वो हल्का सा एंगल लेते हैं और थोड़ा सा तेज उछलते हैं, और तीसरी बार में वो प्रॉपर ही एंगल लेते हैं, ऐसा आगे की तरफ झुक जाते हैं, तीसरी बार में वो फिर से आगे की तरफ झुक जाते हैं, पूरी तरह से क्या करते हैं वो ऐसा पूरा एंगल लेते हैं तीसरी बार में,
और जब वो तीसरी बार में गिरते हैं तो फिर गिर के फिर पूरा उछलते हैं, और पूरे उछलने के साथ ही जैसे ही तीसरी बार उन्होंने उसका पैड का कांटेक्ट छोड़ा, तो ऐसा उछलने से फायदा क्या हुआ? फिर से वही कहानी, फिर वही पाँव की एक्सिस, सेंटर ऑफ लाइन यहाँ से आ रही मेरे नेवल से, एक्सिस यहाँ से आ रही, उनको जो घूमना है वो एक्सिस के अबाउट घूमना है, वो लोग घूमते हैं तो कैसे एक्सिस के अबाउट घूमते हैं, इस एक्सिस के अबाउट घूमते हैं, ठीक है ना? वो घूमते हैं तो किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घूमते हैं। तो अब उनको टॉर्क मिल गया वहां से, पीछे से टॉर्क पीछे से मिल गया, और ये एक्सिस इसके अबाउट घूमना है। अब क्या करें? वो क्या करें? ज्यादा घूमना, तेज घूमना, स्पीड में घूमना। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने का टाइम तो √2h/g याद है अपन को? ठीक है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ वेलोसिटी होती है, उसका भी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, उससे थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है बढ़ जाने दो, हम कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे, बढ़ जाएगा, लेकिन जितना टाइम लगना उतना ही लगेगा ना ऊपर से नीचे आने में। तो ऊपर से नीचे आने में स्पीड कम और ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। तो फिर चक्कर कैसे बढ़ाएं अपने, ओमेगा कैसे बढ़ाएं, ओमेगा कैसे बढ़ाएं? आई को डिक्रीज करके, बिल्कुल सही, आई को डिक्रीज करके। अब आई डिक्रीज कैसे करें? आई को डिक्रीज कैसे करें? तो आप देखो जो डाइवर्स होते हैं वो जैसे ही लास्ट में उछलते हैं, लास्ट में उछलने के बाद वो अपने दोनों पांव, ठीक है ना, अपने दोनों पांव वो क्या करते हैं, सीने से जोड़ देते हैं पूरी तरह से, ठीक है ना? हाँ, और सीने से जोड़ने के बाद दोनों पांवों को हाथ से होल्ड कर लेते हैं और सिर उसी के अंदर घुसा देते, पांव के अंदर, और अपना सिर किसके अंदर घुसा देते, पांव के अंदर घुसा देते। तो उससे क्या हो जाता है? आई डिक्रीज हो गया। वीडियो पॉज हुआ क्या? नहीं, नहीं हुआ बेटा, साक्षी अपने एंड पे चेक करो, ठीक है ना? क्लियर? तो इस तरह से देखें अपन, तो अपन को क्या मिल गया कि आई रिड्यूस हो गया, आई रिड्यूस हुआ तो ओमेगा बढ़ गया, ओमेगा बढ़ गया तो तेजी तेजी से गोल घूमेंगे, तेजी से गोल घूमेंगे तो ज्यादा चक्कर लगा लेंगे, और फिर लास्ट में पानी में जब घुसना होता है तो वापस उनको पॉइंट कट जाते हैं यदि वो गोल घूमते हुए पानी में टकराते हैं। यदि पानी ज्यादा उछलता है, फट की आवाज आती है पानी में, तो वो नेगेटिव मार्क मिलते हैं उनको। तो वहां जाके फिर से उन्हें अपनी फिनिशिंग क्लियर रखनी है, तो वो वापस क्या करते हैं, पानी में कूदते समय अपने हाथ को ऐसा करके बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं, तो पानी में बिल्कुल ऐसा, तो ये हाथ क्या करता है, पानी को काटता जाता है और वापस आई इंक्रीज हो जाता है, तो ओमेगा डिक्रीज हो जाता है, तो वो स्मूथली पानी में एंटर करता है, ना उनके शरीर को चोट लगती है, ना पानी में उछलता है, गोल्ड मेडल मिल जाता है, ठीक है ना? जैसे अपन को भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ में आ जाता है, तो अपन का भी मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है, और यही अपने लिए भी गोल्ड मेडल हो जाता है, यही अपने लिए भी गोल्ड मेडल हो जाता है, ठीक है? तो शेर का शिकार भी करा दिया, शेर टाइगर से शिकार भी करा दिया चीते का, है ना? कार भी उछलवा दी, मोटरसाइकिल भी चलवा दी, और तो और पानी में कुदा भी दिया तुमको। अब क्या बचा? अब डांस करना है, डांस करना है, हाँ गोल्ड मेडल भी मिल गया, ठीक है ना? चल अब तुमको डांस और दिखाता हूँ मस्त, है ना? स्काई डाइविंग एक अलग डिफरेंस है बेटा, वो अलग चीज है ना? अब डांस हो जाए, है ना, कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ मजा। तो कौन सा डांस चाहिए, कौन सा डांस देखोगे, है ना? कौन सा डांस देखना है? और हिप हॉप, हिप हॉप तो अभी दिखाया था ना, हिप के दम पर उछल रहे थे हम, है ना? टाइगर बने थे तो हिप हॉप भी था वो। हम्म, हाँ चल, चल, ओके, ठीक है।
आज मैं तुमको एक फॉरेन डांस दिखाता हूँ, है ना, इंडियन नहीं, फॉरेन डांस दिखाता हूँ। बैले, बैले देखा ना? हाँ, बैले डांस। बैले डांस में क्या होता है? बैले डांस में डांसर स्टेज पे परफॉर्म करती है। डांसर जब स्टेज पे परफॉर्म करती है तो वो क्या करती है? वो, अरे वो कमर हिलाने वाला नहीं, कमर हिलाने वाला वो बेली डांस होता है, वो बेली डांस होता है, कमर हिलाने वाला। हाँ, वो नहीं। हाँ, टोस पर जो होता है, दैट इज दैट। हाँ, टोस पर जो पाँव के अंगूठे पर होता है डांस, और जिसमें वो रोटेट करती है, दैट इज रशियन डांस एक्चुअली, है ना? हाँ, लेग नहीं दिख रहा? अब भाई लेग दिखाना मजा नहीं। अबे तुम जो है ना ऐसे ही देख लो यार। कौन सा मुझे आता है डांस करना, मतलब लेग दिखा दिया ना तो सारी कदर खुल जाएगी, कि पता चल जाएगा मैं रोटेटिंग पैड पे हूँ। ठीक है ना? हाँ, क्लियर। तो पॉइंट इज कि जो डांस होता है उसमें उसमें क्या होता है, जो डांसर है वो डांस परफॉर्म करते समय अपनी ही एक्सिस पर गोल घूमती है, अपनी ही एक्सिस पर गोल घूमती है, और इस तरह से वो इतनी तेजी से गोल घूमती है और काफी देर तक गोल घूमती रहती है, काफी देर तक गोल घूमती रहती है। इनफैक्ट इतनी देर तक कि लोग मजबूर हो जाते हैं ताली बजाने। दैट इज व्हाट इज बैलेंस ना। उसमें वो एक सबसे स्पेसिफिक चीज है जिसमें वो टोज पे घूमती है। क्या? दैट सी डांसेस ऑन द टोज, मतलब वो टोज पे डांस करती है। तो अब टोज पे डांस करना है मतलब ओमेगा ज्यादा चाहिए, ज्यादा देर। तो यहाँ पे मैं तुमको याद दिलाता हूँ वापस लट्टू की, बेबलेट की। बेबलेट और लट्टू अपन पढ़ चुके हैं। बेबलेट और लट्टू में अपन ने पढ़ा था कि लट्टू को यदि हम बांध के घुमाते हैं तो जब तक उसकी स्पीड ज्यादा होती है वो बैलेंस रहता है उसकी रील की टिप पर। बेबलेट में जब तक उसकी स्पीड ज्यादा होती है वो आयरन बॉल छर्रे की टिप पर बैलेंस रहता है, काइंड ऑफ। क्या ये चीज क्लियर है? और जैसे ही स्पीड कम होती है वो डिसबैलेंस होकर गिर जाता है, जैसे ही स्पीड कम होती है वो डिसबैलेंस होकर गिर जाता है। तो सेम इज विद द बैले डांसर। यदि बैले डांसर बहुत तेज स्पीड में गोल घूमेगी, बहुत तेज स्पीड में गोल घूमेगी, तो उसका बैलेंस प्रॉपर रहेगा, तो उसका बैलेंस प्रॉपर रहेगा। और यदि उसका बैलेंस प्रॉपर है तो वो ज्यादा देर तक घूम पाएगी। तो इसका मतलब इंटरेस्ट क्या है उसका? ओमेगा बढ़ाना। उसका इंटरेस्ट क्या है? ओमेगा बढ़ाना। अब ओमेगा कैसे बढ़ाएं? तो ओमेगा बढ़ाने में आप याद करो, आपने बचपन में एक वो डेजी व्हील करके आपके शायद स्कूल में या पार्क में लगा होगा, जिसमें एक नीचे प्लेट होती है और वो प्लेट बीच वाली एक्सिस पर अबाउट घूमती है कि नहीं? हाँ, तो उसमें आपने किया होगा, मैंने तो किया है। मैं क्या करता था डेजी व्हील में? मैं ऐसा देखा, ऐसा देखा बेटा, ऐसा। हाँ, अब इसमें क्या करते थे अपन लोग? इस तरह का हैंडल पकड़ा और पकड़ के दौड़ लगाते थे। ठीक है, पकड़ के दौड़ लगाते थे। कब तक? जब तक उसकी स्पीड को धक्का, अपन पूरी ताकत से धक्का देते रहते थे, पूरी ताकत से धक्का देते थे, कि जब तक उसकी स्पीड मैक्सिमम ना हो जाए, जब तक उसकी स्पीड मैक्सिमम ना हो जाए। और जब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती थी, जब उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती थी, तो फिर क्या करते थे? झटके से हम उसी पे चढ़ जाते।
सभी ने किया है, सभी ने किया, सभी ने किया। ओके, सो इन दिस केस हम क्या करते थे, हम बाहर से धक्का देके उसको टॉर्क दे रहे होते थे, हम बाहर से धक्का देके उसको टॉर्क दे रहे होते थे, और उस टॉर्क से उसका ओमेगा बढ़ता जाता था, और फिर एक लिमिट पे आके हम उस पे चढ़ जाते थे जिसमें हमें एंटरटेनमेंट का थ्रिल आता था। अब ये डांसर क्या करती है, व्हाट डज शी डू, शी टेक सम हैवी बॉल्स, हाथ में कुछ बॉल लेती है वो, हैवी बॉल्स, और उन हैवी बॉल्स को लेके हाथ को ऐसा स्प्रेड कर लेती है। अब ऐसा हाथ को स्प्रेड कर लिया तो क्या हुआ, मास घूमना किसके अबाउट है, अपने बॉडी के अंदर से आने वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, घूमना किसके अबाउट है, अपने बॉडी से आने वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, और ये दोनों हाथों में बॉल है। अब आप देखो, यहां से अपन इस तरह से यहां से घूमेंगे, ये ऐसा है, ठीक है ना, चक्कर आ गया, ठीक है, यहां से ऐसा वो घूमेंगे, तो क्या किया, एक पांव अपना दूर कर लिया, एक पांव दूर करके, और फिर एक पांव से दम से लगाया, और ऐसा अपन गोल घूमते हैं। और कब तक गोल घूमते हैं, जब तक मैक्सिमम ओमेगा नहीं मिल जाए। जब लग जाता है कि अब इससे ज्यादा ओमेगा हमें ऑब्टेन नहीं हो सकता, उस समय पे क्या करते हैं, ये दोनों हाथ लाके यहाँ पर क्या किया, मास एक्सिस के पास आ गया, मास कहाँ आ गया, एक्सिस के पास, और ये जो दूसरा पांव फैला हुआ था, दूसरा पांव उसको भी एक्सिस पे ले आए। अब वो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, वो भी एक पांव के पास ही ले आए, जिस पांव के दम पर अपन गोल घूमते हैं। आई डिक्रीज हो गया, ओमेगा इंक्रीज हो गया, ओमेगा इंक्रीज हो जाने से क्या हुआ, डांस ज्यादा देर तक परफॉर्म हुआ, डांस ज्यादा देर तक परफॉर्म हुआ तो ज्यादा लोगों ने ताली बजाई, है ना, इस बात पे तुम लोग है ना, मैंने भी डांस किया, कितना शानदार। ठीक है, हाँ, शक्तिमान भी ऐसे ही घूमता था, शक्तिमान तो अपनी उंगली ऊपर करता था और घूम जाता था। हम्म, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं काहे के, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। तो थैंक यू, थैंक यू, है ना। तो इस तरह से अपने ये देखा कि लाइफ में, रियल लाइफ में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत जगह पर यूज कर रहे हैं। कल मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया, साइकिल में भी आप बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, साइकिल चलती जाएगी, जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतना, वहां पर एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट कंजर्व है, ग्राउंड के कांटेक्ट के अबाउट, वहां पे ग्राउंड के कांटेक्ट के अबाउट कंजर्व है, ठीक है। अब आज अपन चलो फटाफट फटाफट, अपने टाइम चल रहा है, अपन ने थ्योरी ज्यादा कर ली, अब फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, नहीं तो इसके क्वेश्चंस रह जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, अ डिस्क I is equal to 10 kg meter square rotating at 20 radian per second. Another identical disk is placed above it coaxially. Another identical disk, ये आपके पास में एक डिस्क है बेटा, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है ना। आपने इसी के ऊपर एक और आइडेंटिकल डिस्क रख दी है कोएक्सियली। फाइंड फाइनल ओमेगा नंबर 1 of both discs. Number 1, if friction is not present between discs, and दूसरा है if friction is present.
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो एक चीज, सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखना जरा, पहला वाला पार्ट समझा रहा हूँ। ये डिस्क है, ये मेरे हाथ की पाम, हाथ की पाम को अपन एक डिस्क मान लेते हैं, और ये दूसरी पाम, ये दूसरी डिस्क, आइडेंटिकल डिस्क, एक के ऊपर एक रख रहे हैं अपन। ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रही है। आ गया मेरा पेन, ये लो, दिख रहा है ना, नेट वोल्ट है। ओके, हाँ ये एक्सेस हो गई, ठीक है। अब इस एक्सेस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ओके, इस एक्सेस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, कितने से, कुछ ओमेगा से। अब हमने इसके ऊपर एक दूसरी डिस्क भी रख दी, दोनों को कोएक्सियली प्लेस कर दिया, दोनों की एक्सेस सेम है ना, दोनों की एक्सेस सेम हो गई, तो वही वोल्ट, वही नट वोल्ट, सेम दोनों के लिए एक्सेस है। अब ऐसे में हमने इसको जब रखा, तो पहले स्थिति क्या थी, नीचे वाली गोल घूम रही थी, ऊपर वाली तो हमने अभी रखी है ना, नीचे वाली तो गोल घूम रही थी ओमेगा से, हमने ऊपर वाली रखी है। अब आप बताओ, यदि ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो ऊपर वाले को कौन घुमाएगा, कोई घुमाएगा क्या? यदि दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई ऊपर वाले को घुमाएगा क्या? नहीं घुमाएगा। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में ऐसी स्थिति में ओरिजिनल डिस्क या फर्स्ट डिस्क, फर्स्ट और सेकंड नाम लिख रहा हूँ ना, फर्स्ट डिस्क कीप रोटेटिंग एट सेम ओमेगा, और दूसरा आ जाएगा सेकेंड डिस्क रिमेन्स एट रेस्ट। सेकेंड नहीं रोटेट, ऊपर वाले को रोटेशन के लिए कोई टॉर्क मिल ही नहीं रहा। अब दूसरे वाले केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से अपन कंजर्वेशन शुरू कर रहे हैं, यहां तक तो अपन ने केवल बेसिक लिया। दूसरे वाले में अब क्या हुआ, अब इनके बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तो इसका ओमेगा ज्यादा रहेगा, इसका ओमेगा कम रहेगा, क्यों? लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ये धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा, होगा ना, फ्रिक्शन का फोर्स। अब मैं यदि टॉप से देखने का शायद तरीका दिखाऊं आपको यहाँ पे, अब आप यहाँ से टॉप से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको ये डिस्क दिखाई देगी ऐसी, ये डिस्क ऐसी गोल घूम रही है, और इसी के ऊपर एक और दूसरी डिस्क रख दी, तो उस पर ये नीचे वाली डिस्क आगे जा रही है, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ हो गया, पीछे। हर पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा, हर पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा उसकी ओमेगा के अपोजिट है। नीचे वाली डिस्क के लिए बता रहा हूं, जो पहले से घूम रही थी। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत सिंपल सी चीज है। हाँ भाई ठीक है, ऐसी घूम, कोई भी चीज ऐसी घूमेगी एक्सिस के अबाउट, तो इसका मोशन इस साइड है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। फ्रिक्शन तो हमेशा मोशन के अपोजिट ही होता है ना, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताओ, इस पर नीचे वाले पे फ्रिक्शन है, इसी तरह से ऊपर वाले पे भी फ्रिक्शन होगा, और चूंकि ये फ्रिक्शन का फोर्स सेंटर पर नहीं है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस आर पर है, और वो आर भी बदलता जा रहा है हर एक के लिए, वो आर भी बदलता जा रहा है हर एक के लिए, वो सेंटर से कुछ डिस्टेंस आर पर है, और वो आर भी बदलता जा रहा है। क्या इस बात से सहमत हो? क्या ये महसूस हो रहा है, दिख रहा है बेटा? हाँ, आयुषी, संजीवनी, इनको तो दिख गया, बाकी बच्चों को नहीं दिखा लगता, बस कर को ही दिखा। हाँ बाकी वो आलसियो, आंसर दो भाई, है ना? ऐसा आलस नहीं करना, इतनी ठंड नहीं आई यार, क्या आलस करने लोग। आर कैसे चेंज होगा, दैट्स व्हाई। आर देखो, यहाँ वाला फ्रिक्शन लिया तो इसके लिए इतना आर, यहाँ वाला फ्रिक्शन लिया तो इसके लिए इतना आर, और यहाँ वाला फ्रिक्शन लिया तो इसके लिए इतना आर। हर जगह फ्रिक्शन ही तो लग रहा है, हर पॉइंट पे फ्रिक्शन ही तो लग रहा है, ठीक है ना। और हर एक के लिए आर बदलता जा रहा है,
तो आर की लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर तक आ जाएगी। और जब फ्रिक्शन का फोर्स इंटू डिस्टेंस है तो उसका एक टॉर्क भी आएगा। मतलब कंबाइंडली तो अपन टोटल सेम कह सकते हैं, बट अभी अपन समझ रहे हैं कि कुछ भी हो, कंबाइंड की मैं बात कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना साक्षी। तो अभी अपन को इतना तो समझ में आया कि यार कुछ फ्रिक्शन होगा और कुछ डिस्टेंस पे भी होगा सेंटर से। तो ये फ्रिक्शन का जो टॉर्क है सेंटर के अबाउट, ये टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क कहलाएगा या इंटरनल कहलाएगा, बस इतना सा मेरा क्वेश्चन बता। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप सॉल्यूशन आंसर आप बताओ कि ये फ्रिक्शन का जो टॉर्क है ये एक्सटर्नल कहलाएगा या इंटरनल कहलाएगा। भाई ज्यादातर बच्चों ने इंटरनल आंसर दिया, केवल 3 बच्चों ने एक्सटर्नल आंसर दिया है, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने इंटरनल आंसर दिया है। और तुम तो पता है कि हम डेमोक्रेटिक है ना, तो इसलिए इंटरनल, ठीक है ना, इसलिए इंटरनल। ओके, अपन डेमोक्रेसी वाले आदमी है ना। तो इंटरनल, तो इंटरनल क्यों है? क्योंकि ये दोनों डिस्क मिलाकर हम कंबाइंड सिस्टम ले रहे हैं, ये दोनों डिस्क मिलाकर हम कंबाइंड सिस्टम मान रहे हैं। यदि आप इनमें से केवल एक डिस्क की बात करो तो एक्सटर्नल है। इसलिए जिन्होंने एक्सटर्नल आंसर दिया वो भी गलत नहीं है, उन्होंने शायद केवल एक ही डिस्क सोचा होगा, ठीक है। और जब हम दोनों डिस्क को मिलाकर कंबाइंड बात करते हैं तो उस स्थिति में ये दोनों को लिए क्या हुआ, इंटरनल हो गया। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स फ्रिक्शन का इस पर पीछे की तरफ लगेगा उतना ही फ्रिक्शन का फोर्स दूसरी डिस्क पर आगे की तरफ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, क्या था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, हाँ रिएक्शन, करेक्ट, ठीक है ना। तो एक डिस्क पर फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ, तो दूसरी डिस्क पर फ्रिक्शन का फोर्स आगे की तरफ। तो एक पर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे पे टॉर्क क्लॉकवाइज। नेट टॉर्क सिस्टम पर, नेट टॉर्क सिस्टम पर 0, तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग जाएगा। तो पहले स्थिति में I 1 ओमेगा 1 प्लस I2 इंटू 0। क्यों? क्योंकि जो दूसरी डिस्क रखी हमने उसका ओमेगा कितना दिया था, इज प्लेस्ड अबव। प्लेस है मतलब कुछ नहीं है उसके पास पहले। अब बाद में क्या हो गया, दोनों एक साथ एक ही ओमेगा से घूमेंगे। जब दोनों एक ही ओमेगा से घूमेंगे तब उस समय उनका ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर I1 ओमेगा 1 अपॉन 2I। आई आई से आई कैंसिल कर दें क्योंकि दोनों आइडेंटिकल डिस्क हैं, तो आंसर इज ओमेगा 1 बाई 2। ओमेगा 1 कितना दिया था, 20 रेडियन, तो आंसर आ गया 10 रेडियन पर सेकंड। तो अब दोनों डिस्क कितने से घूमेंगी, दोनों डिस्क कितने से घूमेंगी बेटा, 10 रेडियन पर सेकंड से। क्या ये चीज समझ में आया? ये चीज क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को दोबारा करना है, सेम क्वेश्चन। इरेज कर दूं इसको इरेज कर दूं। संजीवनी बेटा, ऋषिका आप हाँ लीव करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करो, देख लो है ना। संजीवनी आपने लिखा है कि बेटा मतलब
एक डिस्क पर क्यों नहीं? तो एक डिस्क पे तो यदि अपन देखें ना, तो ऊपर वाले के कारण फोर्स आ रहा है, ऊपर वाले के कारण फोर्स आ रहा है, तो उसका टॉर्क आएगा ना। तो उसका टॉर्क तो एक्सटर्नल कहलाएगा ना, ऊपर वाली डिस्क का टॉर्क जो नीचे वाले को मिल रहा है। तो यदि केवल एक ही डिस्क की बात करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं लगा पाएंगे। जब हम दोनों डिस्क लगाते हैं तो हम कहते हैं उनमें एक्शन रिएक्शन और उसका टॉर्क सेम हो गया, इसलिए हम कंजर्वेशन लगा पाते। ठीक है ना बेटा, इसलिए लगा पाते। हमने क्या किया, हम एक सीट लेके आए, ठीक है ना, एक सीट लेकर आए, और इस सीट में से हमने एक, ये सीट मान लें अपन, ऐसे एक वुड की सीट, लकड़ी की सीट है ना, वुडन सीट प्लाई की, और उसमें से हमने एक सर्किल काट लिया, एक सर्कुलर डिस्क काट लिया। ओके, कुछ रेडियस की सर्कुलर डिस्क काट लिया, और इसी में से हमने एक दूसरी छोटी डिस्क काट ली, इसकी रेडियस यदि आर है, तो इधर से जो काटी है उसकी रेडियस कितनी है, r/2। दो डिस्क काट लें, अब दोनों डिस्क आ गए अपने हाथ में, एक बड़ी डिस्क जिसकी रेडियस r, और एक छोटी डिस्क जिसकी रेडियस r। तो क्वेश्चन इज, टू सर्कुलर discs of radius r and r/2 are cut from same sheet of wood. If bigger disc is rotating with angular velocity about its own axis, bracket में vertical, है ना, and smaller disc is placed on it coaxially, find final angular velocity when relative motion between discs stops. इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो सर्कुलर डिस्क हमने काटी है, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस r/2 है, दोनों को हमने सेम शीट ऑफ वुड से काटा है। सेम शीट ऑफ वुड मतलब इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंस होगी इसमें। If bigger disk is rotating with an angular velocity omega about its own axis, और एक्सिस कैसी दी है, एक्सिस वर्टिकल दी है, मतलब ये आपकी बिगर डिस्क हो गई, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका बिगर डिस्क हो गई, और ये बिगर डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है ना, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब इसके ऊपर क्या किया हमने, एक छोटी डिस्क और रख दी इसी के ऊपर कोएक्सियल, ठीक है ना, एक कोएक्सियली हमने एक इसके ऊपर छोटी डिस्क और रख दी, और वो छोटी डिस्क की रेडियस कितनी है, उस छोटी डिस्क की रेडियस r/2। दोनों डिस्क एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दी, कोएक्सियली रख दी। अब ऐसी स्थिति में जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या होगा, पहले तो स्थिति ये होगी ना शुरुआत में कि शुरुआत में नीचे वाली तो तेज घूम रही, ऊपर वाली अभी घूमना शुरू नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे नीचे वाली की घूमना शुरू हुआ, ऊपर वाले की स्पीड कम होना शुरू हुआ, फिर एक लिमिट पर आके क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी बेटा,
तो जब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा, उस समय पर, ठीक है ना, उस समय पर हमें उनके बीच का ओमेगा चाहिए। तो अब अपन देखें सबसे पहली चीज कि I1 इज m इंटू आर स्क्वायर या m1 इंटू आर स्क्वायर। m1 को हम क्या कहते हैं, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, क्योंकि ज्यादा बड़ा एरिया है तो ज्यादा मास, कम एरिया है तो कम मास। यहाँ पे सेम सीट से कहने का मतलब यही था कि सिग्मा दोनों के लिए सेम है। सेम सीट से कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों के लिए सिग्मा सेम है। जैसे क्योंकि जब दोनों के लिए सिग्मा सेम है तो I1 बराबर m1 आर स्क्वायर दैट इज सिग्मा पाई आर स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर की पावर 4। ये I1 हो गया। तो I2 कितना हो जाएगा, मोमेंट सॉरी हाफ होता है, डिस्क का कितना होता है बेटा, हाफ होता है। डिस्क का मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑन एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर होता है ना बेटा, ध्यान रखना है, गलत ना हो जाए कहीं, ठीक है ना। दूसरी डिस्क हाफ m2 r/2 का स्क्वायर हाफ सिग्मा पाई r/2 का स्क्वायर इंटू r/2 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा पाई r की पावर 4 अपॉन 32। अब बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 बराबर I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। I2 ओमेगा 2 क्यों नहीं लिया, ले लूं, कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग कहीं। I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, क्यों क्यों नहीं लिया था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जीरो है ना, जब आपने जेंटली रखा है तो जेंटली रखने का मतलब जीरो, इसलिए नहीं लिया। रख दो वैल्यूज, रख दो, सिग्मा पाई आर की पावर 4 और 2 इंटू ओमेगा प्लस 0 इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर की पावर 4 1/2 प्लस 1/32 इंटू ओमेगा डैश। एंड यहां से हम सॉल्व कर ले, सिग्मा पाई आर इसके बाद 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा 17 अपॉन, सो ओमेगा डैश इज इक्वल टू 16/17 ओमेगा। ओमेगा डैश बराबर क्या आ गया 16/17 ओमेगा। क्या ये चीज समझ आया बेटा, ठीक है ना, इज इट क्लियर। मास एक बार बेटा, अपन ने सेम शीट से काटा है ना, तो सिग्मा सेम होगा, सिग्मा मतलब मास पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, मास पर यूनिट एरिया सेम होगा। तो अब यदि हमने बड़ी डिस्क काटी तो बड़ा एरिया तो बड़ा मास, तो मास कैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इंटू एरिया। अपन कभी भी जैसे मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ कर देते थे ना, है ना, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया कर देते हैं, तो उसी तरह से सिग्मा क्या है, उस शीट का मास पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई। W2 जीरो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया है, दिस इज प्लेस्ड ऑन इट, प्लेस्ड ऑन इट का मतलब क्या हुआ, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एल, कंजर्वेशन ऑफ एल कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क total angular momentum remains constant, L remains constant, ठीक है ना। क्या चीज क्लियर बेटा, इरेज कर दो इसको,
चलो भाई, a disk of radius 1 meter, mass 200 kg, is rotating with 20 radian per second when डिस्क को यहाँ पे डिस्क ब्रैकेट में यहाँ पे डेजी व्हील जो अभी अपन ने बनाया था ना उसी की, तो ये डेजी व्हील है, इसी डेजी व्हील की इस तरह से, है ना। तो इस तरह से डेजी व्हील में अपन देखें तो इस तरह से दिखाई देगा अपन को चीजें। ओके ना, अब इसमें डेजी व्हील में इस तरह से ये चीज दिख रही है बेटा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसकी डिस्क का खुद का मास कितना दिया है यहाँ पर 200 kg। ये डेजी व्हील की डिस्क है आपकी, इसका मास आपको दिया है 200 kg और कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है 20 रेडियन पर सेकेंड। When a child of mass 50 kg jumps up on the periphery of the disk, find final angular velocity। हाँ जी, क्या कर रहे हैं अपन, कैसे कर रहे हैं कि पूरे डिस्क की डेजी व्हील घूम रही है और उसके ऊपर एक बच्चा यहाँ पर चढ़ गया। अब बच्चा के चढ़ जाने से वो उसकी स्पीड में कितना अंतर आ जाएगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम देखें I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, कैसे, कंजर्वेशन ऑफ एल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। I1 डिस्क, डिस्क का क्या होता है हाफ m is 200, r is 1 square into omega 20 plus I2 ओमेगा 2, I2 निकालने की जरूरत ही नहीं, ओमेगा 2 0, बच्चा जंप करके चढ़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर I1 क्या गया, I1 है अपना हाफ 200 into 1 स्क्वायर प्लस I2 कितना है 50 into 1 स्क्वायर। क्यों भाई, बच्चे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 50 into 1 स्क्वायर क्यों लिया मैंने, m into r स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि पूरा का पूरा बच्चा जो है यहाँ पर खड़ा है, पूरा मास कहां पर है, पेरिफेरी पर है, एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पर है। तो इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर mr स्क्वायर। तो अब टोटल आई क्या हो गया, आई हाफ 200 इंटू mr स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर इंटू ओमेगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये 2 से 100 इंटू 20 तो 2000 फिजिकल टू यहाँ पे ये 100 150 150 ओमेगा, तो एक जीरो गया कैंसिल हो गया, ओमेगा बराबर 200 अपॉन 15, सो दैट इज इक्वल टू 40/3। तरीका समझ में आया बेटा। इस तरह से अपन देखें तो यहाँ से अपन इसका ओमेगा निकाल लेते हैं। ये सारी केसेस अभी कौन से लिए अपन ने जिसमें I2 ओमेगा 2 जीरो था, ये सारे केसेस वो थे जिसमें I2 ओमेगा 2 जीरो था।
बच्चा चढ़ गया। अब कभी ये भी पूछ लेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि बच्चा चढ़ गया तो ओमेगा निकालो, और फिर बच्चा चलकर सेंटर पे आ गया, बच्चा चलकर वापस सेंटर पे आ गया तो ओमेगा निकालो। तो बच्चा यदि चलकर सेंटर पे आ जाएगा तो बच्चे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से 0 ले लेंगे, I2 फिर 0 हो जाएगा, तो फिर से ओमेगा वापस बढ़ जाएगा। और ये चीज अपन बचपन में जानते थे, ये चीज बचपन में अपन जानते थे, तब फिजिक्स नहीं जानते थे, लेकिन ये चीज जानते थे कि ओमेगा बढ़ जाता है, भले ही उसका नाम नहीं पता था कि ओमेगा बढ़ जाता है। आज अपन क्या कहते थे कि चढ़ते थे झटके से डेजी व्हील पर, और फिर उसकी रॉड को पकड़कर सेंटर में आ जाते थे, क्योंकि सेंटर पे ज्यादा तेजी से मजा आता था, ज्यादा तेज घूमते, याद है? ठीक है, तो इस तरह से। सो नाउ दिस ऑल फॉर टुडे। आज अपन यहीं फिनिश कर रहे हैं। आज अपन ने देखे कि जिसमें I2 वाला पार्ट 0 हुआ करता था, कल की क्लास में अपन देखेंगे इसी को, देन इसके साथ साथ अपन कोशिश करेंगे कुछ और पार्ट भी शुरू कर लें, क्योंकि मेरा टारगेट है कि परसों सैटरडे तक हर हालत में इसको फिनिश करना है, टॉपिक को, ठीक है ना? परसों तक अपन को फिनिश करना है, तो कोशिश करेंगे कि अपन कल क्वेश्चंस लें और उसके साथ साथ कुछ और भी शुरू कर सकें। अब आपके ऊपर बर्डन जरूर बढ़ गया, लेकिन आपके ऊपर, क्योंकि आपको ना केवल रोटेशन करना बल्कि थर्मो भी करना है, हीट एंड थर्मो भी करना है। तो अब आप ये ध्यान रखना कि आपके पास में 2 लेक्चर फिजिक्स के हैं, 2 लेक्चर फिजिक्स के होने की वजह से फिजिक्स को दुगना टाइम देना पड़ेगा। हाँ, थर्मो इजी है, चलो दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है थर्मो, यदि आपको इजी लगता है, बहुत अच्छी चीज है। वैसे तो इनफैक्ट ईमानदारी से देखें तो पूरी फिजिक्स ही इजी है, ठीक है ना? पूरी फिजिक्स ही इजी है। अभी कहाँ डिफिकल्ट कुछ मिला अभी तक अपन को? सारे ही सब्जेक्ट इजी है, बिल्कुल सही बात है, सारे ही सब्जेक्ट इजी। डिफिकल्ट तो केवल एक ही चीज है, डिफिकल्ट तो केवल एक ही चीज है, एंड दैट इज अपने आप पर कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल, ठीक है ना? बस बाकी चीज तो सब इजी है, जो आप करने लगोगे वो आसान हो जाएगा, बस अपने आप पे कंट्रोल करना वो सबसे डिफिकल्ट है। चलो कहानी अपन यहीं खत्म करते हैं अपनी आज की, ठीक है ना?